मैं कुमकुम शर्मा A1 एजुकेट लेंस में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है वो हम जो पढ़ रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे। हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, हम उसे ही डिस्कस कर रहे थे। हमने इसमें जो इसका इंट्रोडक्शन था उसको पढ़ लिया था, प्लस हमने इसके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से धीरे धीरे जो आपका एक नॉर्मल जो हम फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन लिखते हैं वो इक्वेशन हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है। बहुत सारे साइंटिस्ट का एक एक जो साइंटिस्ट है उनका एक अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, देन हमको वो जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं वो हमें मिला है। ठीक है, इन सबको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम देखेंगे कि हम जिसकी बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो एक्चुअली क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो हो कहाँ रहा है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ पे हो रहा है, तो आप क्या बताओगे कि पेड़ में हो रहा है, जो भी आपका मतलब प्लांट्स होते हैं वहां होता है। प्लांट्स में भी कहाँ हो रहा है तो क्या कहोगे, जो ग्रीन पार्ट्स हो मतलब पत्तियों में हो रहा है, और पत्तियों में भी कहाँ, तो जो ग्रीन पार्ट्स होता है वहां होता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट्स में भी अच्छे से देखा था। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो इसी के ऊपर है कि एक्चुअली में अब हम उसे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे कि एक्चुअली में कैसे जो ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पा रही हैं, जो फोटोसिंथेसिस है वो किस तरीके से होता है, और भी बहुत कुछ आज की क्लास में। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो किसके ऊपर है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बात किसकी करेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो साइट्स है उसके बारे में। देखो, जो फोटोसिंथेसिस की साइट्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बस वही जो बातें हम कहते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, जो पत्तियां हैं उनमें पाया जाता है। लीव्स में भी अगर हम मेनली पूछे तो कहाँ पाया जाता है, ऐसे बताते हैं लीव्स में भी कहाँ, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे बोल सकते हो ग्रीन पार्ट में। ठीक है, ऐसे कह सकते हो ना, ग्रीन पार्ट जो होता है वहां पे पाया जाता है। तो जो पत्तियां होती हैं और उसमें भी कहाँ पे पाया जाता है, जो लीव्स होती है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा है लीव्स होती है उनमें पाया जाता है। तो मान लो ये एक लीव्स है, ठीक है, इस लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। अब मैं इस लीफ का अगर मैं सेक्शन कटिंग करूं, ठीक है, और सेक्शन कट करके देखूं तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत ही जल्दी जल्दी बताऊंगी कि एपिडर्मिस की लेयर होती है, जैसे ये एक एपिडर्मल लेयर होती है इस तरीके से। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अच्छा बना देती हूँ। ये एक अपर एपिडर्मिस होता है और एक लोअर एपिडर्मिस होता है। इस एपिडर्मिस की लेयर में क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ भी होता है। ठीक है, एक मैं यहाँ बना देती हूँ, बस हो गया, ज्यादा डिटेल में नहीं बनाना है। और इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, एक जो बिल्कुल लंबी लंबी होती हैं और एकदम एक दूसरे के पास होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पैलिसेड सेल कहते हैं। और दूसरी जो थोड़ी दूर दूर होती है, इस तरीके से, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से क्या होती है, दूर दूर होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी सेल्स कहते हैं। इस तरीके से ये बनी होती है। और ये पत्ती का इंटरनल स्ट्रक्चर है, हम क्लास 9 में भी इसको अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, इस तरीके के सेल्स होते हैं। ये जो स्टोमेटा होता है यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो आपका इस लीफ के अंदर O2 बन रहा है वो यहीं से बाहर जाएगा, और जो CO2 है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, वो इसको इधर से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ CO2 तो चाहिए नहीं, उसके लिए तो वाटर भी चाहिए। तो CO2 तो मान लो यहाँ से मिल गया, चलो यहां से हम CO2 को तो अंदर भेज देंगे, CO2 आ गया, लेकिन वाटर कैसे आएगा,
एक्चुअली स्टूडेंट, इनमें बीच बीच में मान लो इस जगह पे वस्क्यूलर बंडल पाया जाता है, डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसी वस्क्यूलर बंडल के थ्रू जो वाटर होता है वो इसको मिलता है, ठीक है। तो जो पत्तियां हैं वो इस तरीके से क्या होती है, अरेंज होती हैं और इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस करती हैं। हमने क्या बात की, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया, चलो ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आपने जब सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छे से उसको वैसे भी डिस्कस किया होगा, बट मैं यहाँ पे फिर से एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये है आपका एक क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये दूसरी मेम्ब्रेन, ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना रही हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल रफ डायग्राम बना रही हूँ। ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये होता है क्या, इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर बहुत सारा क्या होता है आपका, लिक्विड भरा होता है, मैट्रिक्स होता है इस तरीके से। इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके अंदर आपके नॉर्मली क्या होते हैं, थैलाकॉइड्स होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से, मैं यहां बनाती हूँ। इस तरीके से क्या होते हैं, थैलाकॉइड्स होते हैं, ऐसा कुछ। ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है इसको, और अंदर जो होता है वो ल्यूमेन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। ये जो थैलाकॉइड होते हैं, जब ये एक साथ ढेर सारे हों, जैसे जैसे मान लो कि सिक्के हैं, एक साथ खूब ढेर सारे सिक्कों को रख दो, तो वो क्या बना लेता है, एक क्या बना लेता है, बंच बना लेता है, गुच्छा, मतलब गुच्छा नहीं बोलोगे, जो भी सिक्के का ढेर होता है। तो ये थैलाकॉइड्स भी क्या होते हैं, एक के ऊपर एक इसी तरीके से जुड़े होते हैं। किस तरीके से होंगे, मैं अलग पेन से बनाती हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये एक थैलाकॉइड है, इसी तरीके से ये दूसरा थैलाकॉइड है, ये तीसरा थैलाकॉइड है। ये सब एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां पे भी हम बना देते हैं, ये एक थैलाकॉइड है, ये दूसरे, जैसे सिक्के का ढेर होता है उस तरीके से ये जुड़े होते हैं। और भी होंगे, हम ज्यादा डिटेल में नहीं बना रहे हैं। और ये जो थैलाकॉइड्स जब एक साथ बहुत सारे होते हैं, अकेले होते हैं तब इनको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं, इनको हम थैलाकॉइड्स। लेकिन जब ये एक साथ होते हैं तो इन्हें अब थैलाकॉइड्स नहीं कहते, अब इन्हें ग्रैनम कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैनम, ठीक है। और एक ग्रैनम जो होता है वो दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट होता है। इस कनेक्शन को, जिसके थ्रू ये जुड़े हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिली। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या है, थैलाकॉइड्स पूरे बंच में दिख रहे हैं, एक पूरे ढेर है जिसको हम ग्रैनम कहते हैं। एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़ा होता है स्ट्रोमल लैमिली के थ्रू। इसके अंदर आपको लिक्विड भरा हुआ दिख रहा है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब इसके आधार पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके आधार पर क्लोरोप्लास्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये होता है, सबसे पहले होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट, और दूसरा होता है या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा होता है, क्लोरोप्लास्ट के दो स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है और दूसरा क्या होता है आपका, फ्लूइड स्ट्रक्चर, जो इसके अंदर आपको द्रव्य भरा हुआ दिख रहा है, पानी भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। पानी नहीं है, पानी मत समझ लेना। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है,
भाई ये जो थैलाक्वाइड्स है ये मेम्ब्रेनस है, अगर सिंगल है तो थैलाक्वाइड बोलेंगे और एक साथ ढेर सारे है तो उसको ग्रेनम। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं? बहुत आसान है, ये जो थैलाक्वाइड्स है ये आपको देखने को मिल रहा है। जब एक साथ ढेर सारे हैं तो ग्रेनम, ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और ये एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से किससे जुड़ा है? स्ट्रोमल लैमेली से। तो ये भी एक क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो कौन कौन से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है? थैलाक्वाइड है, थैलाक्वाइड, दूसरा क्या हो जाएगा? ग्रेनम हो जाएगा, और थर्ड क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रोमल लैमेली हो जाएगा, स्ट्रोमल लैमेली। ये सारे क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, फ्लूइड में आपको क्या देखने को मिलता है? सिर्फ एक ही चीज तो है, ये स्ट्रोमा, यही तो फ्लूइड है ना, बाकी कुछ भी फ्लूइड में नहीं है। तो फ्लूइड में क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रोमा। अब देखो बच्चों होता क्या है समझना, एक्चुअली में ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ना, यहीं पर लाइट रिएक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, मेम्ब्रेनस में ही क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, और जो फ्लूइड होता है यहां पर डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, ये जो आपको थैलाक्वाइड देखने को मिल रहा है इसमें यहां पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट ही क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो ये जो आपका थैलाक्वाइड है या ग्रेनम, एक ही बात है, मैं अगर थैलाक्वाइड बोल रही हूँ वैसे मैं ग्रेनम ही बोलूंगी। ठीक है, तो आप समझ जाना, ये जो ग्रेनम है इनके अंदर ही वो एबिलिटी है कि ये क्या कर सकते हैं? लाइट को ट्रैप कर सकते हैं, लाइट को पकड़ सकते हैं, और लाइट को जो ट्रैप करेगा, पकड़ेगा, वही तो आगे फोटोसिंथेसिस को करवाएगा ना। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चर, लाइट के प्रेजेंस में ही खाना बनेगा। तो एक्चुअली में ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही क्यों लाइट रिएक्शन करवा रहा है? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास वो एबिलिटी है, क्षमता है कि ये क्या कर सकता है? लाइट को ट्रैप कर सकता है। तो एक्चुअली ये क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? लाइट एब्जॉर्प्शन। ये क्या कर रहा है? लाइट का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। ये क्या करता है समझिएगा, मान लो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है? एक वाटर है, पानी है। तो जब लाइट आती है, जैसे ये लाइट आई, ये क्या करती है? इस पानी को तोड़ देती है। ये क्या करती है? इस पानी को तोड़ेगी। मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जैसे ही लाइट इस पर पड़ी तो ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है। लाइट के पड़ने पर वाटर का टूटना, इसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट और लाइसिस मतलब टूटना। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है, क्या टूट रहा है? वाटर। और जब ये टूटता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मतलब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? ये हाइड्रोजन भाई अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और यही ऑक्सीजन है जो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो अब आप समझ रहे हो कि एक्चुअली में जो नील साहब ने बताया था, जो आपके नील थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो किससे हो रहा है? इस वाटर से। तो कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब क्या है? सिंपल सा यही कि यहाँ पे लाइट है, और लाइट जब इस वाटर के ऊपर पड़ेगी तो जो वाटर है वो टूट जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस। ठीक है, और जब ऐसा हो रहा है तो मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहाँ क्या होता है? मैं एक बार देख लेती हूँ दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी, ठीक है जी, चलो। तो फोटोलाइसिस हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन टूटा, ऑक्सीजन भी टूटा, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्चुअली ये इसी का पार्ट है, और इस प्रोसेस में आपको एनर्जी मिलती है। तो कौन सी एनर्जी? एटीपी एंड NADPH। ये एनर्जी क्या होती है?
आपकी सिंथेसिस होती है, मतलब बनती है। मैं लिख देती हूँ सिंथेसिस। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो मेम्ब्रेन वाले पार्ट होते हैं इनमें ही क्लोरोप्लास्ट होता है। इनके अंदर एबिलिटी है कि ये क्या करेंगे, लाइट को ट्रैप करेंगे और ट्रैप करके क्या करेंगे, फोटोलाइसिस करवा देंगे। जैसे ही फोटोलाइसिस होगा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस में जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एटीपी और एनएडीपीएच बन गया है। कैसे बनता है हम आगे की क्लासेस में 1 बाय 1 करके इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेशेंस रखो, हर एक पॉइंट आपको आगे एक एक क्लास में समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया। अब देखो क्या होता है, ये जो एटीपी और एनएडीपीएच बना है ये क्या है, एनर्जी है। जैसे मान लो तुमको कुछ खाने का मन है, ठीक है, अब तुम कैसे खाओगे? तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो क्या पॉसिबल है? हाँ, बर्तन धुल देंगे। अरे भाई कुछ तो अलग सोचो। नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं खा सकते हो। मतलब आपके लिए पैसे क्या है, इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्या कर सकते हो, एनर्जी ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। उसी तरीके से सेल जो होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनके लिए ये एटीपी और एनएडीपीएच क्या होता है, एनर्जी करेंसी होती है। इन्हीं के लिए उनके लिए यही पैसा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एटीपी और एनएडीपीएच बना है किसमें, लाइट रिएक्शन में, वो एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ चला जाता है, इस फ्लूइड में, इस स्ट्रोमा में चला जाता है। और इस स्ट्रोमा के अंदर ये जो आपका स्ट्रोमा दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे कार्बन को फिक्स करने वाले एंजाइम्स होते हैं। जैसे मान लो ये इस तरीके से बिखरे हुए पड़े होते हैं, ये क्या होते हैं, कार्बन को फिक्स करने वाले, मतलब CO2 फिक्सेशन के लिए कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स फॉर CO2 फिक्सेशन। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ एंजाइम्स हैं जो स्ट्रोमा में CO2 को फिक्स करने के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन वो CO2 को फिक्स करके, भाई CO2 को फिक्स करके इनको बनाना कार्बोहाइड्रेट है, खाना बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, लेकिन ये तभी CO2 को फिक्स कर सकते हैं जब इनके पास एनर्जी होगी। भाई जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक CO2 को फिक्स ही नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली में जो एनर्जी, जो एटीपी और एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में बना है, वो आपका कहाँ यूज किया जाएगा, इस डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा। और इसको यूज करके क्या बनाया जाएगा, खाना, ग्लूकोज, CO2 को फिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, CO2 फिक्सेशन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, CO2 फिक्सेशन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट या बोल दो ग्लूकोज। तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर लाइट रिएक्शन भी हो रहा है और डार्क रिएक्शन भी हो रहा है। लाइट रिएक्शन जो होता है वो मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है, जैसे थैलाक्वाइड हो गए, बहुत सारे थैलाक्वाइड आपस में जुड़े हैं तो ग्रैनम बना लिए। और ग्रैनम जो है वो एक दूसरे से स्ट्रोमल लैमेली से जुड़ते हैं, वो भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो लाइट को ट्रैप कर लेगा। जब ये लाइट को ट्रैप करता है मतलब एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद होती है फोटोलाइसिस। वाटर जो है वो टूटेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, इसे हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी कहते हैं, हम आगे देखेंगे। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये रिलीज हो चुका है। प्लस इस पूरे रिएक्शन में जो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें एटीपी और एनएडीपीएच भी बनता है और ये क्या है, एनर्जी है एक तरीके की। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब ये एटीपी और एनएडीपीएच बन चुका है। अब ये एटीपी और एनएडीपीएच इस स्ट्रोमा में चले जाएंगे। क्यों जा रहा है, क्योंकि इस स्ट्रोमा में जो आपका फ्लूइड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इस स्ट्रोमा में आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे CO2 को फिक्स करने वाले एंजाइम्स होते हैं। ये CO2 को फिक्स तो करेंगे, करना भी चाहते हैं, लेकिन ये तब तक नहीं कर सकते जब तक इनके पास एनर्जी नहीं होगी। वो एनर्जी इनको कौन देगा, ये लाइट रिएक्शन देगा। तो भाई दोनों की क्या चल रही है, दोस्ती चल रही है। भाई आधा काम यहाँ, आधा काम यहाँ। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा बच्चों, जो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें क्या लगता है कि जो डार्क रिएक्शन है, डार्क मतलब अंधेरे में होने वाला रिएक्शन,
तो क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको लाइट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो बच्चों को लगता है ना कि अगर लाइट नहीं भी है तो भी खाना तो फिक्स कर ही सकता है भाई, इसका काम क्या है? यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन करना और कार्बोहाइड्रेट बना देना। बट ऐसा नहीं होता है। आप एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि लाइट रिएक्शन तो डायरेक्टली ही इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके लिए तो लाइट चाहिए ही, बट डार्क रिएक्शन को भी लाइट की ज़रूरत है। भाई डार्क रिएक्शन को डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, लेकिन लाइट रिएक्शन के जो भी एनर्जी बनी है वो तो चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH का यूज यही तो कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि डार्क रिएक्शन मतलब अंधेरे में हो रहा है, लाइट नहीं भी मिलेगा तो भी काम चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि लाइट नहीं होगा तो ATP और NADPH नहीं बनेगा, और अगर ATP और NADPH नहीं बनेगा तो फिर CO2 भी फिक्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। तो ये था आपका क्या, ये सिंपल सा अभी स्टार्टिंग है। आप ये मत सोचना कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कंप्लीट हो गया, नहीं। अभी हम इसके 2-3 और क्लासेस लेंगे और उसके बाद आपकी इसमें जितने भी डाउट्स होंगे या जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ ये तो बस हो गया, लाइट रिएक्शन कंप्लीट, डार्क रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इतनी जल्दी 11 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है। अगली क्लास में हम इसको और ज़्यादा अच्छे डिटेल से देखेंगे, हम इमर्सन इफेक्ट को देखेंगे और भी बहुत कुछ इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।